हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर। अभी तक हम कवर कर चुके हैं इसका बेसिक सैम्पल पेपर, जिसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगी। ऑल्सो इस टर्म में आपके जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। आपको किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हैं। ऑल्सो इस सैम्पल पेपर का कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने देखना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रखी है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ये सैम्पल पेपर कंसिस्ट है 14 क्वेश्चन से। फर्स्ट सेक्शन के अंदर 6 क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के, सेकंड सेक्शन में 4 क्वेश्चन हैं 3 मार्क्स के, सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन हैं 4 मार्क्स के। नाउ इनके अंदर आपको इंटरनल चॉइसेस दे रखी हैं, और इंटरनल चॉइसेस क्या होता है कि जैसे कि और वाले क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि ईदर डू दिस और दिस वन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP दिस वन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि AP के अंदर हमने वेरी इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि कोई भी आपको nth टर्म फाइंड करनी है। nth टर्म का मतलब क्या है कि अगर आपको सेकेंड टर्म फाइंड करनी है तो इसकी n की जगह पर 2 लगा दो। थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह पे 3 लगा दो। फोर्थ करनी है तो 4th लगा दो। ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ था, कैसे बना था ये फॉर्मूला, तो ये वाला जो फॉर्मूला कैसे बना उसके लिए आप लोगों को विजिट करना पड़ेगा चैप्टर 5th की वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें ऑलरेडी लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ये था आपका मेन फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ उन्होंने हमें बोला है कि ये AP है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कि AP आपके पास ये है 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है A25 माइनस A15 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं A25 निकालूं, A15 निकालूं, उन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू, राइट। तो सॉल्यूशन करते हैं। अब A25 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि जो भी आपको टर्म फाइंड करनी है तो वो यहाँ पे n की जगह पे पुट कर दो। ठीक है, तो A25 तो अब यहाँ पे पुट कर देंगे। AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं n की जगह पे 25। तो क्या हो गया ये A प्लस 25 माइनस 1 इंटू D, दैट इज A प्लस 24D। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? A इज फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? 6। यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट टर्म है 6, और डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये है आपके पास 3। तो ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये आ गया आपके पास 78, ये आ गया A25। सिमिलरली अब हमें फाइंड करना है A15, तो A15 फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे होगा? A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो ये हो गया A प्लस 14D। A की वैल्यू पुट कर देते हैं एंड D की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ गया आपके पास 48। तो A25 भी आ चुका है, A15 भी आ चुका है। क्या फाइंड करना है? इनका हमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो कर देते हैं इसका डिफरेंस। ये हो गया 78 माइनस 48, दैट इज 30। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब करते हैं इसका और पार्ट क्या कहता है? इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP is equal to 5 times the 5th term, then find the value of A12। इनकी 12th टर्म निकालनी है आपको। ठीक है, तो 12th टर्म यहाँ पे लिखते हैं। और पार्ट है, हमें फाइंड करना है 12th टर्म। ठीक है, ओके। नाउ हमें डिस्क्रिप्शन क्या दे रखा है? अगर मैं इसको A12 को इस फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगी मैं? A12 इज इक्वल टू A प्लस 12 माइनस 1 इंटू D। A12 इज इक्वल टू A प्लस 11D। ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अभी मेरे को A नहीं है, मेरे पास D नहीं है ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या बोला गया है? उन्होंने बोला है, हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि 7
सेवेंथ टर्म ऑफ ए पी इक्वल्स टू 5 टाइम द फिफ्थ टर्म, यानी कि 7 टाइम्स मतलब कि मल्टीप्लाई द सेवेंथ टर्म यानी कि A7 इज इक्वल टू 5 टाइम्स मतलब कि मल्टीप्लाई द फिफ्थ टर्म यानी कि A5। ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, बस, और हमें ए ना दे रखा ना हमें डी दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ओपन करने की कोशिश करते हैं, क्या पता हमें कुछ ए या डी मिल जाए, राइट। ओके, तो 7 इंटू A7 को हम कैसे ओपन करेंगे, इसी के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, इसी फॉर्मूले में हम पुट कर रहे हैं एन की जगह पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 60, ये हो जाएगा A प्लस 40। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर ले आते हैं सारी की सारी टर्म, 7A माइनस 5A प्लस 42D माइनस 20D इज इक्वल टू, इधर 0 बच गया, ये हो गया 2A प्लस ये हो गया आपके पास 22D इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन, A प्लस 11D इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई कर इधर आके डिवाइड, तो क्या बन गई, A प्लस 11D इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ना A की वैल्यू आई है ना D की वैल्यू है, बट हमारे पास ये आया है A प्लस 11D की वैल्यू उन्होंने बोल दी है कि ये क्या है, 0 है। क्या हमें यही वैल्यू फाइंड करनी थी? यस। A12 को अगर हम ओपन करके लिखते तो क्या आता है, A प्लस 11D तो आता, और A प्लस 11D की वैल्यू उन्होंने क्या बोल दी है कि 0 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अब कि ये क्या है, 12th टर्म है। 12th टर्म हो गई आपकी 0। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट्स। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx इंटू 5x माइनस 6, यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, ये इस तरीके की इक्वेशन है, यहाँ पे +9 भी है, mx इंटू 5x माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है, तो ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको दे रखी है, उन्होंने बोला है m की वैल्यू फाइंड करो अगर जो इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल रूट्स है। ठीक है, तो याद करिए कौन से चैप्टर में से, 4th चैप्टर में से, उसमें हमने इक्वल रूट्स की कंडीशन हमने पढ़ रखी है, नेचर ऑफ रूट्स की इक्वेशन पढ़ रखी है, वो क्या होती है, एक बार रिवाइज करते हैं। तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन सेकेंड, उससे पहले हम रिवाइज करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हम उसको किससे कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करते हैं। फिर हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ये ABC कौन से हैं, ये वाले ABC हैं। ठीक है, और अगर d की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आ जाती है तो हम कहते हैं जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल रूट्स होंगे। अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है हम कहते हैं रूट्स जो हैं रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अगर d हमारा नेगेटिव आता है यानी कि लेस देन 0 आता है तो हम कहते हैं रूट्स हमारे इमेजिनरी हैं यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये d की वैल्यू हमारी बताती है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब हमें इक्वेशन दे रखी है mx इंटू 5x माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और हमें बोला है कि इसके जो रूट्स है ना वो इक्वल है। तो इक्वल वाली कौन सी कंडीशन होगी, यानी कि हमें दे रखा है कि इसका जब हम d फाइंड करेंगे वो 0 के इक्वल आएगा, है ना। तो d के लिए हमारे को ये फॉर्मूला होता है, उसके लिए पहले हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे। इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करने के लिए पहले हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं, mx को 5x से करेंगे, क्या आएगा 5mx² माइनस 6mx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब a क्या है, x² का कॉफिशिएंट क्या है 5m, b क्या है यानी कि x का कॉफिशिएंट क्या है, नो 6m नहीं है, माइनस 6m है। ठीक है, हम कभी भी साइन नहीं भूलेंगे। c क्या है कांस्टेंट, दैट इज 9। मिल गया a b c। अब हम d का फॉर्मूला लगा लेते हैं, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। d हमें दे रखा है कि रूट्स आर इक्वल, तो अगर रूट्स इक्वल है तो d को हम 0 पुट कर सकते हैं, दैट मीन्स d इक्वल्स टू 0 है। b की वैल्यू पुट करिए, a की वैल्यू पुट करिए और c की वैल्यू पुट करिए, ये आ जाएगा 36m² माइनस ये हो गया आपका 4 5 20 और ये हो गया 180m।
ठीक है, अब इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये आपके पास कॉमन आ रहा है 36, m कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा m माइनस, इसमें से अगर हमने कॉमन लिया 36, यहाँ बचेगा आपके पास 5। तो अब 36m को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और m माइनस 5 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से m 36 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ से m आ गया आपके पास 0 और ये माइनस का इधर आके हो गया प्लस, ये हो गया आपका 5। अब हम इस m को रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड, वाई, हमने m इक्वल्स टू 0 को रिजेक्ट क्यों कर दिया है, क्योंकि अगर हम m इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर m इक्वल टू 0, तो यानी कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, ये वैल्यू 0, यहाँ 0 पुट कर देंगे, ये वैल्यू 0, सिर्फ बचेगा 9 इक्वल्स टू 0। क्या 9 इक्वल्स टू 0 होता है? नहीं होता। यानी कि अगर हम m इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो वो हमारी जो इक्वेशन है उसके लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे m इक्वल्स टू 0 इज रिजेक्टेड बिकॉज इट इज नॉट वैलिड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहने देगा वो उसको तो। ठीक है, अगर m इक्वल्स टू 0 यहाँ पुट कर देंगे तो x स्क्वायर को ही खत्म कर देगा, 0 कर देगा, तो क्या ये क्वाड्रेटिक बचेगी? नहीं बचेगी क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, m इक्वल्स टू 5, ये है आपका आंसर। अब आपको कैसे पता चलेगा कि m इक्वल्स टू 5 ही आपका आंसर है, तो हम क्या करेंगे, m को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे और d की वैल्यू फिर क्या आएगी आपकी 0 आएगी। ठीक है, तब हम कह सकते हैं, यहाँ से वेरीफाई करके आपको पता चलेगा कि जो आपका वैल्यू आई है 5 दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम अ पॉइंट P, 2 टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल जिसका सेंटर क्या है O। यहाँ O और R का मतलब है कि इस सर्कल का जो सेंटर है O है एंड रेडियस R है। तो नेक्स्ट आपको क्या बोला है, OP जो है वो 2R है, OP जो है वो हमारा 2R है। देन फाइंड APB, ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल APB, ये किस टाइप का ट्राइंगल है, APB किस टाइप का ट्राइंगल है। टाइप मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, किस टाइप का ट्राइंगल है। ठीक है, तो टाइप पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसके एंगल्स पता होने चाहिए। तो वही उन्होंने पहले हमसे APB ये एंगल फाइंड करने को बोला। एक तो हमें ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, हमें ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, सो दैट हमें पता चल सके कि किस टाइप का ट्राइंगल है। अगर 2 एंगल इक्वल हुए तो आइसोसेलेस है, तीनों एंगल इक्वल हुए तो इक्विलेटरल है। ठीक है, अगर तीनों में से कोई एक 90 डिग्री का हो गया तो हम क्या कह देंगे कि ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। तो हमें इन शॉर्ट फाइंड करनी है एंगल्स। ठीक है, एंगल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैं इस फिगर को मैं यहाँ पे पहले बनाती हूँ। तो मैंने ये फिगर बना ली। ठीक है, अब मुझे फाइंड करने हैं ट्राइंगल APB के एंगल्स। ठीक है, सबसे पहली बात मैं एंगल पहले तो मुझे फाइंड करना है APB फाइंड करना है, ये पूरा एंगल फाइंड करना है। ठीक है, इस पूरे एंगल को फाइंड करने से बेटर ये है, क्योंकि पूरा जो एंगल है वो क्वाड्रिलेटरल में लाया करता है, OAPB में क्वाड्रिलेटरल में लाया करता है। ठीक है, तो वो एंगल फाइंड करना ज़्यादा डिफिकल्ट है। उसके बजाय मैं क्या कर लेती हूँ, मैं ये पहले हाफ ये ट्राइंगल ले लेती हूँ। ठीक है, ये हाफ ट्राइंगल ले लेते हैं और फिर ये एंगल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कैसे, ध्यान से देखना। OAP ये 90 डिग्री होगा, थ्योरम 10.1, रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ कि एंगल OAP जो है वो 90 डिग्री है। सिमिलरली OBP जो है ये भी 90 डिग्री है। क्यों, रेडियस जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं टेंजेंट पे। कौन सी थ्योरम कहती है, थ्योरम हमारी कहती है 10.1 कहती है थ्योरम। ठीक है, ओके। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज हुआ। ये एंगल हमें फाइंड करना है, तो जो एंगल हमें फाइंड करना होता है उसके सामने वाला जो होती है वो साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो आपको कुछ दिख रहा है कि हम यहाँ पे एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। जब हमें साइड दी हो और एंगल फाइंड करना हो तो हम क्या लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल OAP, तो ये एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर हमें दे रखा है
और 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज दे रखा है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना होता है, याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन का कॉम्बिनेशन है, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो गया। परपेंडिकुलर है आपके पास r और हाइपोटेन्यूज है आपके पास 2r, r से r कैंसिल, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। तो साइन के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है, याद करिए, हमने टेबल ऑलरेडी लर्न कर रखा है, राइट। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लर्न करने वाली ट्रिक नहीं पता है तो इस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगी, वहां पे आप जाके क्लिक करेंगे तो आपको सारी की सारी टेबल कैसे बनानी है वो समझ में आ जाएगा। तो साइन थीटा, साइन के अंदर 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 की, तो अगर इन दोनों को इक्वेट करें तो थीटा यहाँ से कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। ये चीज कितनी आ गया आपके पास 30 डिग्री। सिमिलरली आप इसको भी लिख सकते हैं कि ये भी कितना है आपके पास थीटा है, ठीक है। वाई, दोनों को इक्वल आप कैसे लिख सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, कैसे लिखेंगे आप इसको, सेम आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर ये r है तो ये भी कितना है r, रेडियस है। तो यहां से आप देख सकते हैं जो आपको फाइंड करना है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो ये भी कितना आएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन अगेन साइन 30 ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली, ये थीटा कौन सा था, एंगल APO था, APO। सिमिलरली यहां से हमने निकाल लिया एंगल BPO, वो भी कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। दैट इम्प्लाइज, यहां से पता चला थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, दैट मीन्स आपके पास ये 30 था, ये 30 था, टोटल कितना आ गया 60 आ गया। तो एंगल APB ये आ गया 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो 2 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू कितनी थी 30, तो ये आ गया आपके पास 60 डिग्री। तो आपने हाफ क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, एंगल APB फाइंड कर लिया, ये हाफ क्वेश्चन कर लिया। अब हमें बताना है कि किस टाइप का एंगल, किस टाइप का ट्राइंगल है। तो इसके लिए हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि एक एंगल तो आपके पास आ चुका है, बाकी दो एंगल फाइंड करने, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इन दोनों की क्या मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है। वाई, ध्यान से देखना इसको, AP इक्वल है BP के, वाई, length of tangents drawn from external point to a circle are equal। yes, कौन सी थ्योरम कहती है आपकी, थ्योरम कहती है 10.2 कि अगर हम एक सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दैट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि एंगल PAB इक्वल है एंगल PBA के। वाई, क्या क्यों लिखेंगे हम इसको, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, और ये टोटल कितना है 60 डिग्री का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल APB, ठीक है, एंगल APB प्लस इसको एंगल आप कोई भी मान लीजिए, इसको आप x मान लीजिए, x डिग्री, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा x डिग्री, ठीक है। तो x प्लस x इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि सभी एंगल्स का सम ट्राइंगल के किसके इक्वल होता है 180 के इक्वल होता है। ये हो गया 60, ये हो गया 2x डिग्री, 180 में से 60 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 120, तो 2x है 120 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ गया 60। दैट मीन्स ये भी 60 आ गया और ये भी 60 आ गया, ये टोटल तो ऑलरेडी 60 था, ये भी 60 आ गया और ये भी 60 आ गया, तो तीनों एंगल्स क्या आ गए हमारे इक्वल। तो जैसे ही तीनों एंगल्स इक्वल आए तो दैट इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर दो एंगल इक्वल आते, तीसरा इक्वल नहीं आता तो हम आइसोसेलेस बोलते, राइट। अगर हमारे तीनों इक्वल आ चुके हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
The curved surface area of right circular cone is this. If the radius of its base is 56 cm, then find the height. तो इसको क्वेश्चन को लिखते हैं. तो हमें दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये दे रखा है, रेडियस हमें ये दे रखा है, हमें पूछी है हाइट फाइंड करने को. तो हम यहाँ पे कोन बना लेते हैं. ये कौन से चैप्टर में से है? ये 13 चैप्टर में से है. 13 चैप्टर में किसी भी फॉर्मूले में प्रॉब्लम है कि कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम या किसी भी फिगर में सिलेंडर हो, स्फीयर हो, उन सब का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. नाउ ये कोन का ये होता है आपके पास रेडियस, जो आपको दे रखा है 56 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करनी है ये वाली हाइट, ये h फाइंड करना है हमको. ठीक है. नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया हमें कोन का ये दे रखा है. कर्व्ड क्या होता है? कर्व्ड होता है जो पोर्शन आपका सिर्फ कर्व्ड है. ठीक है, ऊपर का पोर्शन, ये बेस इंक्लूड नहीं होगा. तो क्या होता है फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया का? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है आपके पास पाई आर एल. नाउ व्हाट इज एल? एल होती है स्लांट हाइट, यानी कि दिस वन, ये होती है आपके पास स्लांट हाइट. ठीक है. अब इस फॉर्मूले में तो कहीं भी h है ही नहीं, तो हम कैसे फाइंड करें? यहाँ तो सिर्फ L है ना. तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करती हूँ, यहाँ से मेरे पास L की वैल्यू आ सकती है. L की है, R की है, H की फाइंड करनी है. तो ऑलरेडी मेरे पास R H L के अंदर एक और कनेक्शन होता है. वो कौन सा कनेक्शन होता है आपके पास? फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. ये कैसे आया है फॉर्मूला? अगर मैं ये ट्राइंगल देखूँ AOB, ये क्या बना रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है. तो 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, काइंड ऑफ पाइथागोरस हो गई है. तो L आ जाएगा यहाँ से, R ऑलरेडी है, H हम फाइंड कर लेंगे. तो फटाफट से करते हैं इस क्वेश्चन को. तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? 12320 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू, R की वैल्यू, L हमें फाइंड करना है. तो 12320, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 22, 56 नीचे आ जाएंगे. ठीक है. इसको अब हम कैंसिल करते हैं. 11 पे कैंसिल करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. अब ये 2 पे कैंसिल करने की कोशिश करते हैं. 2 5 और ये 56 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 10 आ रहा है. तो 7 मल्टीप्लाई 10, 70 सेंटीमीटर आपके पास आ गई स्लांट हाइट. ठीक है. वैल्यूज पुट कर देते हैं. 70 का स्क्वायर, R कितना है? 56 का स्क्वायर, H हमें फाइंड करना है. ठीक है. तो 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4900. 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर इज 3136 प्लस H स्क्वायर. ये प्लस का है, यहाँ की क्या हो जाएगा? माइनस का. ये 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 8 में से 1 गए 7. ठीक है. और यहाँ पे 4 में से 3 गए 1. ये आ गया H स्क्वायर. स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे क्या लग जाएगा? रूट. तो हम निकाल लेते हैं 1764 का रूट निकालते हैं. कैसे निकालते हैं? 2 8 जा 2 8 जा 2 2 जा 4 4 1, फिर क्या आ जाएगा? सीधा 21 पे जाता है ये. ठीक है. तो जो पेयर बनते हैं वो बाहर आते हैं. 2 का पेयर बन गया, 21 का पेयर बन गया. तो एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 21. तो ये हो गया आपके पास 42 सेंटीमीटर. ये आ गई आपके पास हाइट ऑफ कोन. यही आपको फाइंड करना था. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. Mrs. Garg recorded the marks obtained by her student in the following table. She calculated the model marks of the students of the class as 45. While printing the data, a blank was left. Find the missing frequency in the table given below. तो मिसेस गर्ग है, उन्होंने क्या किया? अपनी क्लास के स्टूडेंट्स की ना मॉडल क्लास निकाली, मॉडल मार्क्स. मॉडल मार्क्स क्या होते हैं? यानी कि मोड. ठीक है. मॉडल मार्क्स मतलब कि मोड फाइंड किया उन्होंने. मोड का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चों के जो मार्क्स थे ना वो कितने थे? 45 थे. मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स कितने थे? 45 थे. ठीक है. जब वो प्रिंट करने लगे ना, तो जो उसकी फ्रिक्वेंसीज थी उसमें एक मिस हो गई. तो ये तो हमें क्या दे रखा है? मार्क्स कितने, यानी कि 0 से लेकर 20 तक कितने ऑब्जर्व किया, 20 से 40 तक कितने बच्चों ने लिए. तो इसकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो यहाँ दी हुई हैं. ठीक है. तो मैं यहाँ पे नीचे इधर लिख देती हूँ 5 10 6 3. 5 10 6 3. और ये फ्रिक्वेंसी आपकी मिसिंग है. ठीक है. ये आ गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स.
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये फ्रीक्वेंसी को हम मान लेते हैं f मान लेते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा 0 से लेकर 20 तक 5 बच्चों ने स्कोर किया, 20 से लेकर 40 तक 10 बच्चों ने स्कोर किया, 40 से लेकर 60 तक 40 से लेकर 60 तक कितने बच्चों ने स्कोर किया वो हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड करना, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और हमें मॉडल क्लास दे रखी है, मॉडल मार्क्स दे रखे हैं 45, इनकी मोड दे रखा है 45। तो 45 देखिए किसके बीच में आ रहा है, इसी के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा डायरेक्ट हम मोड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं, पहले तो इस डाटा को मैं वर्टिकल लिख लेती हूँ, दिस इज क्लास इंटरवल, दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो मैंने यहाँ क्लास इंटरवल लिख लिया, यहाँ मैंने फ्रीक्वेंसी लिख ली है, मोड हमें दे रखा है 45 और फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। तो सीधी सी बात है, हम मोड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब ये सब चीजें क्या होती हैं, L क्या होता है, L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास हम कैसे फाइंड करते हैं, मॉडल क्लास क्या होती है, जिसके अंदर हमारा मॉड लाई कर रहा होता है। तो मॉड कितना दे रखा है 45, 45 किसके अंदर आएगा, इसी में आएगा। तो मॉडल क्लास होगी आपके पास कितनी 40 60, जिसकी ये है आपकी लोअर लिमिट। तो L आ गया 40 पुट कर देते हैं। व्हाट इज F1, F1 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें तो पता ही नहीं क्योंकि ये तो हमारे पास आया ही नहीं अभी तक, बट मोड दे रखा है 45, 45 मतलब कि मैक्सिमम बच्चों ने 45 स्कोर किया है, और 45 किसके अंदर आ रहा है, इसी के अंदर आ रहा है, यानी कि यही आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका F1, ठीक है। और इसके ऊपर वाला क्या होता है F0, इसके नीचे वाला क्या होता है F2, सच दैट ये कैसे काउंटिंग बनाए 0 1 2 बनाए, ठीक है। तो F1 की जगह अब हम पुट कर देंगे F जो हमें फाइंड करना है, माइनस F0 कितना है 10 है, डिवाइड में 2F माइनस F0 इज 10 माइनस F2 इज 6 इंटू H, H क्या होता है इनका क्लास का डिफरेंस, ठीक है। क्लास साइज या क्लास हाइट वो कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 60 माइनस 40 कितना हो गया आपके पास 20, तो यहाँ 20 पुट कर देंगे। मोड कितना दे रखा है 45, तो हम यहाँ 45 पुट कर देते हैं। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ 45 है, 40 इधर आके माइनस का हो जाएगा, F माइनस 10 2F माइनस ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 20, ये कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई का है 20, यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा, यहाँ आ गया माइनस F माइनस 10 डिवाइड में 2F माइनस 16, कैंसिल होके कितना आ गया 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 2F माइनस 16 को, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे F माइनस 10 को, ठीक है। अब ये 40 इधर चला जाता है, प्लस का 40 हो जाएगा, और 2F इधर आके माइनस का हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा 14, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2F, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 14 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 7, सॉरी इसमें से इसको माइनस करेंगे ये आएगा 24, 24 को इसे कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा आपके पास 12। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई आपके पास 12, यानी कि ये आ गया आपके पास 12, यही आपको फाइंड करना था। और आप देख भी सकते हैं कि ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई है क्योंकि हमारा जो मॉडल क्लास थी वो ये थी, ठीक है। तो ये आई आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज योर आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, इफ रितु वर यंगर बाय 5 years than what she really is, then the square of her age would have been 11 more than the 5 times her present age. What is her present age? तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, बट ये एज वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। कैसे इजी होते हैं, सिर्फ ये सिचुएशन अपने ऊपर लेके आके देखिए कि हमारी मान लीजिए प्रेजेंट एज कितनी है, 10th में मोस्टली बच्चों की प्रेजेंट एज 15 होती है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारी प्रेजेंट एज कितनी है 15 है। इफ रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, मान लेते हैं कि रितु जो है 5 साल छोटी होती जितनी वो अब है,
ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस में होता है 5 years ago। अब यहाँ पे क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा घुमा के दे दिया। अगर बेसिक होता तो आप सीधी सीधी लैंग्वेज दे देते वो, हाँ जी 5 years ago उसकी एज ये थी, बट यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया। बट बात तो वही है, 5 साल यंगर छोटी होती। तो अगर आज आप 15 साल के हो, 5 साल पहले अगर 5 साल छोटे होते तो कितने होते, 10 साल के होते। देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, यानी कि 10 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। 11 मोर देन 11 प्लस 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कितनी है हमारी, 15। इस तरीके से आपने क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो हमने तो अपने ऊपर लेकर देखा 15 है हमारी प्रेजेंट एज, लेकिन अब हम क्या लेंगे, हम x लेंगे, क्योंकि हमें तो नहीं पता ऋतु कितनी एज की है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। तो हमने लेट कर लिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु इज इक्वल टू x ईयर। तो अभी वो कितने साल की है, x ईयर्स की है। तो अगर वो 5 साल छोटी होती, ठीक है, इफ शी वर यंगर 5 years देन हर एज, तब उसकी एज कितनी होती, इसमें से 5 कम कर देते हैं, x माइनस 5 years होती। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, वो क्या कह रहे हैं, अगर ऋतु 5 साल छोटी होती देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, तब उसकी एज का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, उसकी एज का स्क्वायर इक्वल होता किसके, 11 मोर देन 5 टाइम्स, 5 टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कितनी थी, x। तो व्हाट इज हर प्रेजेंट एज, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो दोबारा ध्यान से देखना एक बार, उन्होंने बोला कि जो 5 साल अगर वो छोटी होती तो जो उसकी एज का स्क्वायर होता, तो 5 साल छोटी एज का स्क्वायर इक्वल होता 11 मोर देन 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज। बन गई इक्वेशन हमारे पास, बस इसको हमने सॉल्व कर लेना है। यहाँ क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 10x, ये है 11 प्लस 5x। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये माइनस का 5x प्लस का 25, इधर आके माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। हम सारे के सारे टर्म्स इधर ले आए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस इसमें से उसको माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करते हैं हम सॉल्व, हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं करने के लिए। ठीक है, लेकिन हमें इजी कौन सा लगता है, हमें तो डिस्क्रिमिनेंट वाला लगता है ना, डी फाइंड कर लो, बहुत इजी लगता है। बट ऐसे टाइप में हम क्या करते हैं, कम टाइम पे हम थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाते हैं, हम फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए क्या होगा कि हम प्रोडक्ट करें, ऐसे किसी भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 14 आए, और उसको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, वो भी माइनस का 15 और ये प्लस का 14 आना चाहिए। तो दुनिया जहान के नंबर सोचने की जरूरत है ही नहीं, हम क्या करते हैं, हम 14 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 2 7, ठीक है, और 1। ठीक है, अब हमारे पास और दुनिया जहान के नंबर सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें किससे खेलना है, 2 7 1 से खेलना है। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाती हूँ 2 7 का, तो 2 मल्टीप्लाई 7 14 तो है, बट 2 प्लस 7 9 है, 15 तो नहीं है। अगर मैं कॉम्बिनेशन बना लेती हूँ इसका और इसका, 14 मल्टीप्लाई 1 इज 14 एंड 14 प्लस 1 इज 15, बन गया मेरे पास कॉम्बिनेशन। अब बस मुझे साइन का ध्यान देना है, साइन में होना चाहिए मेरे पास माइनस का 15। माइनस का 15 कब आ सकता है, जब दोनों में क्या होगा, माइनस माइनस होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे भी माइनस माइनस होगा तभी प्लस 14 होगा। तो यानी कि मैं इसको क्या स्प्लिट कर सकती हूँ, इसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 15 को लिख सकते हैं माइनस 14x माइनस एक्स प्लस का 14 एज इट इज। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 14। इसमें से क्या कैसे कॉमन लेंगे कि ब्रैकेट के अंदर क्या बचे हमारे पास, x माइनस 14 बचे, है ना। तो क्या लेना पड़ेगा, -1 कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बचेगा -14। अब क्या हो गया, x माइनस 1 एंड x माइनस 14, तो दोनों को इक्वल कर देंगे 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 14। ठीक है, नाउ
अब दोनों के दोनों वैल्यूज क्या आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही हैं। अगर एक नेगेटिव आती है ना तो हाँ बच्चे सीधी सीधी लिख देते हैं कि हाँ जी जो नेगेटिव वाली है वो रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट? क्योंकि जो ईयर्स हैं, जो हमारी एज है वो नेगेटिव भी नहीं हो सकती है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव आ रही हैं। अब कौन सी हम रिजेक्ट करें? तो सोचिए, अगर मैं 1 ले लेती हूँ तो अच्छा, रितु की प्रेजेंट एज है 1 साल। अगर वो 5 साल छोटी होती, वो 5 साल पहले कहाँ होती, राइट? तो यानी कि 1 - 5 फिर से क्या आ जाता, -4। तो -4 तो एज ही नहीं होती, इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो प्रेजेंट एज जो हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ रितु, वो कितनी हो जाएगी, 14 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का और पार्ट करते हैं, सॉल्व दिस वन। अब इसको सॉल्व करना, तो मैं इसको एक बार इक्वेशन को लिख लेती हूँ। तो हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए हमें पता ही क्वाड्रेटिक आ रही है। देखिए ये है ax² + bx + c = 0, है ना। ये क्या आ रही है, क्वाड्रेटिक है, x का स्क्वायर है, x है, फिर कांस्टेंट है। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अभी हम एक तो हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन किया, या एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मेथड होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब हमें p q दे रखा हो तो हम फैक्टराइजेशन कैसे निकालें, हम नहीं कर सकते फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बचता है कि हम क्या निकालें, डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा लें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, ठीक है। तो हम डायरेक्ट वही निकाल के सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व का मतलब होता है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम पहले a की वैल्यू निकालते हैं। x² का कोफिशिएंट क्या है, 9 है। x का कोफिशिएंट क्या है, -6p, और c कांस्टेंट क्या है, ये पूरा का पूरा p² - q²। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट का, दैट इज b² - 4ac। क्यों लगाते हैं, सबसे पहले हमें पता चल जाता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होती है, ठीक है। ओके, b क्या है, -6p का स्क्वायर, व्हाट इज a, 9, एंड व्हाट इज c, p² - q², ठीक है। ये हो गया आपके पास 36p², ये हो गया -36, इधर आ गया p² - q²। अब मैं क्या करती हूँ, 36 को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 36p² - 36p² माइनस प्लस 36q²। तो अब ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, क्या बच गया, d कितना आ गया आपके पास, 36q²। और ये क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल होंगे रूट्स, ठीक है। अब ये तो नेचर हमने निकाल ली, रूट्स तो निकालने हैं, यानी कि x की वैल्यू तो हमें निकालनी है। तो x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x = -b ± √d/2a, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं, -b कितना था, -6, और फॉर्मूले भी माइनस है तो माइनस फॉर्मूले का और -6p ये वाली, ठीक है, प्लस माइनस रूट d कितनी वैल्यू आई है, 36q² आई है, डिवाइड में 2, a की क्या वैल्यू है, 9। तो इसको कैसे लिख लेंगे, x = माइनस माइनस प्लस का 6p एंड प्लस √36 है, तो यहाँ पे आ जाएगा √36q² डिवाइड में 18, एंड एक बार प्लस लिया है तो एक बार यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस 6p माइनस √36q² डिवाइड में 18। तो ये हो जाएगा 6p प्लस रूट से जब 36q² माइनस आएगा तो क्या आएगा बाहर, रूट पे 36 बाहर, तो 6q² से रूट कैंसिल, क्या बचेगा q डिवाइड में 18। सिमिलरली जब रूट से 36 बाहर आएगा तो 6, रूट से जब q² बाहर आएगा तो q डिवाइड में 18। तो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा p + q, नीचे बचेगा 18। सिमिलरली p कॉमन, p - q डिवाइड में 18, इसको से कैंसिल किया 3, इसको से कैंसिल किया 3, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू p + q डिवाइड बाय 3, p - q डिवाइड बाय 3। तो ये आ गए आपके पास 2 रूट्स, 2 ही आने थे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये था आपका 6th क्वेश्चन का और पार्ट। तो ये डन हो चुका है। चलिए अब करते हैं सेक्शन बी।
तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड. फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जंप बाय द स्टूडेंट. इंटरप्रेट द मीडियन. तो क्या है यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक टेबल बना दिया गया है कि जो लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन है 250 स्टूडेंट्स में हुआ है. तो 0 से लेकर 1 मीटर तक की लॉन्ग जंप लगाई है 40 स्टूडेंट्स ने. 1 से लेकर 2 मीटर की लॉन्ग जंप लगाई है 80 स्टूडेंट्स ने, एंड सो ऑन. हमें फाइंड करना है मीडियन. मीडियन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मीडियन आपके पास, ये टोटल कितने बच्चे हैं? 250 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास मीडियन आ गया, इसमें से मीडियन इसमें से निकलता है, तो मान लीजिए 3 आ गया मीडियन. फॉर एग्जाम्पल 3 आ गया, तो 3 मीडियन का मतलब क्या होगा कि 3 मीटर से कम आधे बच्चों ने जंप लगाई, 3 मीटर से ज्यादा आधे बच्चों ने जंप लगाई है. ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं मीडियन. तो सबसे पहले इस डाटा को मैं वर्टिकली लिख लेती हूँ. तो मैंने इस डाटा को वर्टिकली लिख लिया है. दिस इज क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी है, और टोटल हमें दे रखी है 250 स्टूडेंट्स. तो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी आपके पास 250. हमें फाइंड करना है मीडियन. तो मीडियन का फॉर्मूला लगा लेते हैं सीधा सीधा. मीडियन इज L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H. ये होता है. ठीक है, नाउ व्हाट इज L? L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. ठीक है, मीडियन क्लास निकालनी है. मीडियन क्लास हम कैसे फाइंड करते हैं? मीडियन क्लास हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ n/2. व्हाट इज n/2? n है आपके पास 250, n/2 कितना हो जाएगा आपके पास? 125. तो अब 125 यहाँ तो कहीं नहीं आ रहा, उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ता है CF, दैट इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इसका मतलब ये है, इसके लिए मैंने आपको जब 14 चैप्टर करवाया था तो वहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, दैट इज यूज द वर्ड टिल. ठीक है, जैसे कि 0 से 1 मीटर तक कितने बच्चों ने जंप किया? 40. 2 मीटर तक कितने बच्चों ने जंप किया? यानी कि 2 मीटर तक मतलब वो 0 से लेकर 2 तक हो गए ना. 0 से लेकर 2 तक कितने बच्चों ने जंप किया? 40 वाले भी थे, 80 वाले भी थे. तो 40 प्लस 80 कितना हो गया? 120. 3 मीटर तक कितने बच्चों ने जंप किया? 120 तक तो 2 वाले कर ही रहे थे, 62 नए आ गए, तो वो भी इसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. ये हो जाएगा 281. तो 4 मीटर तक 182 में 38 प्लस कर देंगे हम. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 220. 5 मीटर तक तो सारे बच्चे थे, 220 प्लस 30 250. तो यहाँ पर एक और चीज बताई थी कि अगर मान लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपने प्लस में कहीं गड़बड़ करी है, तो CF का लास्ट टर्म इक्वल होगी आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी के. तो दोनों इक्वल आ रही है. यस. तो अब हम जो n/2 है वो कहाँ से ढूंढेंगे? CF से ढूंढेंगे. तो 120 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है? 182. तो ये वाली जो होगी आपकी, दिस विल बी योर मीडियन क्लास. ठीक है, तो मीडियन क्लास की ये हो गई आपकी लोअर लिमिट, ये हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, और इससे जस्ट प्रीसीडिंग वन, पहले वाला, ये होगा आपका CF. तो तीनों चीजें मिल गई. यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं. L is 2, n/2 is 125, minus CF is 120. What is F? F is 62. And what is H? H is class size या class height. Upper limit minus lower limit. 1 का गैप है तो 1 आ गया. तो ये हो गया आपके पास 5 डिवाइड बाय 62. नाउ ये आ जाएगा आपके पास, इसको हम LCM ले लेते हैं. ये आ गया 129 डिवाइड में 62. ठीक है, आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा. ठीक है, या अगर आपने पॉइंट्स में लेकर आना है तो पॉइंट्स में आ जाएगा 2.08 मीटर. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आधे बच्चों ने 2.08 मीटर से कम जंप लगाई है और आधे बच्चों ने 2.08 मीटर से ज्यादा की जंप लगाई है. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन से. कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट of a radius of circle 4 cm which are inclined to each other at angle of 60 degree. ये क्वेश्चन आप लोगों का बेसिक में भी था, वहां पर रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखा था बस, और ये क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड में भी आया. ऑल्सो ये सेम ही क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है. ठीक है, यहाँ पे रेडियस 4 है, बुक में रेडियस 5 है,
और बेसिक वाले में रेडियस 6 था, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो लिंक है मैं आई बटन पे डाल दूंगी, आप वहाँ पर जाके ये क्वेश्चन देख सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद देख सकते हैं, बेसिक में भी आया है, स्टैंडर्ड में भी आया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके साथ लगते हुए क्वेश्चन भी मैंने आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसीलिए जरूर उस वीडियो को विजिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9th। द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन वन डे क्रिकेट मैच, फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन्स। हमें अब इस डाटा का मीन निकालना है। ये डाटा किसका है? एक बैट्समैन जो वन डे में कितने रन स्कोर कर रहा है। जैसे कि 0 से 40 तक उसने कितने बैट्समैन ने स्कोर किया है रन? 12। 40 से 80 तक रन 20 बैट्समैन ने स्कोर किया है, एंड सो ऑन। हमें फाइंड करना है मीन, यानी कि एवरेज नंबर बताओ कि एवरेज कितना स्कोर हुआ है एक दिन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इस डाटा को मैं वर्टिकली लिख लूंगी। तो मैंने यहाँ क्लास इंटरवल लिख लिया है, यहाँ मैंने फ्रीक्वेंसी लिख ली है। ठीक है, मीन फाइंड करने के लिए आपके पास 3 मेथड है। ठीक है, पहला मेथड आप तब यूज करते हो जब आपको लगता है कि जो आपके नंबर्स हैं वो ईजी हैं। ठीक है, दूसरा मेथड आप तब यूज करते हो जो आपको लगता है कि जो नंबर्स हैं थोड़े से डिफिकल्ट है। तीसरा मेथड आप तब यूज करते हो जो आपको लगता है भाई जो आपकी जो कैलकुलेशंस हैं बहुत ज्यादा टफ आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात, तीनों मेथड के लिए हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा xi। नाउ व्हाट इज xi? xi इज द मिड वैल्यू, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो ये फाइंड करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सा मेथड लगाना है। ठीक है, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, दिस इज अपर, दिस इज लोअर, डिवाइड बाय 2। 40 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 20, 120 डिवाइड बाय 2 60। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 200 डिवाइड बाय 2 इज 100। तो आप देख सकते हैं 40 का गैप है, तो नेक्स्ट हम 40 लगा देते हैं। लास्ट वाला बस एक बार चेक कर लेंगे हम कि हमने गलत तो नहीं किया। 360 डिवाइड बाय 2 180। ठीक है, नाउ अब देखिए क्या ये नंबर्स आपको लगता है कि हाँ जी हम डायरेक्ट इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सॉल्व कर लेंगे? तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ जी थोड़े से डिफिकल्ट है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज आपका है ये एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो अगर आपने एज्यूम्ड मीन यूज करना है एज्यूम्ड मीन कर सकते हैं, डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एज्यूम्ड मीन से आपको करवा के दिखा रही हूँ। अगर आपने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज करना है तो आप डायरेक्ट मेथड के लिए 14 चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है, वो आपको पता चल जाएगा कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम xi में से मीन को एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, मीन क्या होगा, 0 से लेकर 200 तक की एवरेज वैल्यू क्या होगी, 100 होगी, 100 के आसपास। तो वो हम वैल्यू इसमें से चूज कर लेते हैं। हमें दिख रहा है 100 आ रहा है, तो ये हमने मीन को एज्यूम कर लिया, ये है हमारा मीन। ठीक है, अब मीन को हमने एज्यूम किया है, माना है, तो एक्चुअल तो नहीं हो सकता, तो कुछ ना कुछ एक्चुअल वैल्यू से डेविएट होगा। तो यहाँ पे हम डेविएशंस निकालते हैं कि वैल्यू से कितना डेविएट हो रहा है, xi माइनस ए। तो 20 माइनस 100 माइनस 80, 60 माइनस 100 माइनस 40, 100 माइनस 100 0, एंड ये 140 माइनस 100 40, ये हो जाएगा 80। ठीक है, ये आ गया आपके पास, डेविएशन आ गई। नाउ मीन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, यहाँ पे लगाते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है आपके पास जो आपने मीन को एज्यूम किया है प्लस जो डेविएशंस हैं, डेविएशंस का एवरेज, डेविएशंस का एवरेज। ठीक है, यानी कि FI/DI। नेक्स्ट है आपके पास FI/DI, यानी कि FI, दिस इज FI, और DI को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 0 माइनस का, इसको इससे करेंगे माइनस का 800, 35 को 0 से करेंगे 0, 30 को इससे करेंगे तो आ जाएगा 12, साथ में 100, 23 को इससे करेंगे 1840। तो अब यहाँ है आपके पास समेशन। समेशन का मतलब इन सब का क्या करना है, आपको सम करना है। समेशन FI/DI कैसे करेंगे, माइनस माइनस को एक साथ प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -0617, और ये एक बार प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 400। ये 3040 में से 1760 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 0 एंड 8 एंड 2 एंड 1। ठीक है, 1280 आ गया। तो एज्यूम्ड मीन हमने 100 माना,
प्लस ये आ गया आपके पास 1280 डिवाइड में समेशन FI, यानी कि हमें फ्रीक्वेंसी का भी समेशन करना है। तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 0 3 8 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, इसको इससे कैंसिल कर दिया और ये हो गया 2 पे कैंसिल 64, देन फिर से 2 पे कैंसिल। ठीक है, ये आ गया आपके पास 100 प्लस 32 डिवाइड बाय 3, तो इसको हम लिख देते हैं, कैसे आएगा 3 1 3। ठीक है, 0.666 आएगा, तो 666 को हम लिख देंगे 67 अप्रॉक्स करके, इसको इसमें प्लस कर देते हैं, आएगा 110.67 रन्स। ये रन्स हैं आपके एवरेज, दिस इज द मीन। ठीक है, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। तो हमने मीन रन निकाली है, दिस इज द एवरेज, कि इतने एवरेज रन आपके निकले हैं। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Two vertical poles of different heights are standing 20 meter from each other on a level ground. ठीक है, the angle of elevation of the top of the first pole from the foot of the second pole is 60 degree and the angle of elevation of the top of the second pole from the first pole is 30 degree. Find the difference between the height of the two poles. और हमें √3 को 1.73 यूज करना है। तो हम इसको एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, इसकी फिगर। तो फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम रफ में फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट आर स्टैंडिंग 20 मीटर फ्रॉम ईच अदर। 2 डिफरेंट हाइट के, तो मान लेते हैं पहले इस तरीके से, ऐसे 2 हाइट के पोल हैं जो 20 मीटर एक दूसरे से दूर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पोल हो गया, ये सेकेंड पोल हो गया। तो क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल इज 60 डिग्री। सेकेंड पोल के फुट से फर्स्ट पोल के फुट की जो हाइट, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल फ्रॉम द फर्स्ट पोल ये है 30 डिग्री। ठीक है, बाय चांस ये बिल्कुल हमारी सही बनी है, ये हमने जो बड़ा माना वो सही माना, जो छोटा माना वो बिल्कुल सही माना। क्यों? क्योंकि हमें एंगल से पता चल रहा है। देखिए, जितना बड़ा हमारा एंगल होगा उतनी लेंथ बड़ी होगी। ठीक है, अगर ये 60 है तो इतना जा रहा है, अगर ये 30 होता तो ये ऐसे हो जाती, हाइट कम हो जाती। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 30 है तो 30 है तो इस तरीके से जा रहा है। अगर बोला जाता है कि सेकेंड पोल के जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 बन रहा है तो वो उसकी हाइट ऐसे हो जाती। ठीक है, तो हमने क्या माना, बिल्कुल सही माना कि फर्स्ट पोल की हाइट जो है वो लंबी है और सेकेंड पोल की जो हाइट है वो छोटी है और दोनों के दोनों 20 मीटर एक दूसरे से दूरी पे है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो इस फिगर को दोबारा से बड़ा सा बनाते हैं। तो ये हो गया पहला पोल, ये हो गया सेकेंड पोल, दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो गया वो हो गया 20 मीटर। फर्स्ट पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। सेकेंड पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। दोनों की हाइट डिफरेंट है, तो अगर इसकी हाइट बड़ी है तो मैं इसको कैपिटल H मान लेती हूँ, इसकी हाइट छोटी है तो इसको हम स्मॉल h मान लेते हैं। दिस इज A, B, C एंड D। तो हमें फाइंड करनी है दोनों की हाइट का डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे होगा, डिफरेंस होगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है, तो कैपिटल H कैसे फाइंड करेंगे, कैपिटल H आपके कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, A B C में आ रहा है, पोल है, दैट मीन्स ये क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो ABC में ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इसके सामने वाले हाइपोटेन्यूज जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बेस दे रखा है। तो परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन किससे बनता है, tan से बनता है। तो tan 60 डिग्री कितना लग जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर बाय बेस। नाउ tan 60 की वैल्यू क्या होती है, आई होप अभी तक आपने वो टेबल लर्न कर ली होगी। tan 60 की वैल्यू होती है √3, परपेंडिकुलर इज h जो हमें फाइंड करना है, बेस इज 20, क्रॉस मल्टीप्लाई h की वैल्यू कितनी आ गई, 20√3 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमें ये वाला h फाइंड करना है, ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, BCD में आ रहा है, ये भी पोल है, ये भी 90 डिग्री होगा। तो इन ट्राइंगल BCD, अब देखिए ये एंगल दे रखा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर अभी 30 डिग्री लगेगा।
तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई √3h इज इक्वल टू 20, h की वैल्यू आ गई 20/√3 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस क्या होगा h माइनस h, कैपिटल H इज 20√3, स्मॉल h इज 20/√3। तो √3 हम एलसीएम ले लेते हैं, √3 3 हो गया, 3 × 20 60, √3 कैंसिल, क्या बच गया आपके पास 20, तो ये आ गया 40/√3। अब हमें बोला गया है कि हमें √3 जो पुट करना है 1.73 यूज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1.73 पुट कर देते हैं, 40 डिवाइड बाई 1.73, पॉइंट हटाएंगे ऊपर लगा देंगे 100, तो ये हो गया 4000 डिवाइड बाई 173। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 23.06 मीटर। तो ये आपकी जो डिफरेंस आ गया वो आ गया 23.06 मीटर का डिफरेंस आ गया कि ये जो है पोल इस पोल से कितना बड़ा है, 23.06 मीटर बड़ा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट। और पार्ट करते हैं अब इसको। तो क्वेश्चन 10th का और पार्ट क्या कह रहा है, अ बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग हॉरिजॉन्टल ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। ठीक है, तो एक 1.7 मीटर टॉल बॉय है जो 50 मीटर दूर खड़ा हुआ है एक बिल्डिंग से। ठीक है, ये बिल्डिंग ये 50 मीटर दूर खड़ा है, 1.7 मीटर टॉल बॉय, राइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आईज इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप और बॉय की आईज का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ही होता है। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है और हमें √3 जो लेना है 1.73 यूज करना है। ठीक है, तो हमें टोटल हाइट निकालनी है बिल्डिंग की। अगर ये 1.77 है तो ये भी कितना होगा, 1.7 होगा। तो मैं इसको मान लेती हूँ दिस इज h। तो टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होगी, h प्लस 1.7। तो अगर मैं h फाइंड कर लूँ उसमें 1.7 प्लस कर दूँ तो मेरे पास टोटल हाइट आ जाएगी बिल्डिंग की। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं इसको। a मान लेते हैं, इसको b, इसको c, इसको d और इसको e मान लेते हैं। अगर ये बिल्डिंग ऐसे खड़ी है तो ये क्या होगा, 90 डिग्री पे होगी। वर्टिकल ये होती है हॉरिजॉन्टल लेवल से। अगर ये 50 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 50 मीटर ही होगा, क्योंकि अगर बॉय के फुट से जो डिस्टेंस है बिल्डिंग का 50 है तो उसकी आई से भी तो डिस्टेंस 50 ही होगा। तो दिस इज 50 मीटर। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाले हाइपोटेन्यूज जो हमें लेना देना नहीं है, हमें बेस दे रखा है। तो परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन किससे बनता है, 10 से बनता है। तो हम क्या लगाएंगे, इन ट्राइंगल ABC tan 60 लग जाएगा। परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 60 की वैल्यू अभी भी बताइए √3, परपेंडिकुलर इज h, बेस इज AB दैट इज 50, क्रॉस मल्टीप्लाई h कितना आ गया 50 √3 मीटर, राइट। हमें क्या फाइंड करनी है, टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है, h प्लस 1.7 मीटर है, ये टोटल हाइट। तो h आया 50 √3 प्लस 1.7 और √3 उन्होंने क्या बोला कि हमें पुट करना है 1.73 पुट करना है। ठीक है, तो 50 मल्टीप्लाई 1.73 प्लस 1.7, पॉइंट हटा दिया, नीचे लगा दिया 100, इसको इससे कैंसिल, इसको इससे कैंसिल, 2 पे 2 को इससे कैंसिल कर देंगे, 2 8 2 6 0.5 प्लस 1 7, तो ये हो जाएगा 2.188। तो 88.2 मीटर ये आ गया आपका आंसर। दिस इज द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th का और पार्ट। चलिए करते हैं अब सेक्शन सी। तो अब देखते हैं सेक्शन सी क्या कहते हैं। क्वेश्चन 11th, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ स्फेरिकल शेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर respectively. It is melted and recast into solid cylinder of diameter 14 centimeter. Find the height of the cylinder. Also find the total surface area of the cylinder. क्या हुआ है एक्चुअल में, क्वेश्चन 11th है।
तो एक स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक स्फीयर और एक और इस तरीके से एक स्फेरिकल शेल है जिसका इंटरनल जो रेडियाई है वो है 3 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल रेडियाई यानी कि यहाँ से सेंटर से बाहर तक की रेडियाई वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब इसको मेल्ट किया गया है और इसको एक नई फॉर्म दी गई है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म दी गई है। ठीक है, इस सिलेंड्रिकल फॉर्म का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है और हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। राइट, तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, ये है स्फेरिकल शेल। शेल का मतलब क्या है कि अंदर से ये खाली है और सिर्फ जिस मटेरियल से ये बनी हुई है वो सिर्फ यहाँ पे है। ठीक है, किसी ना किसी मेटल से बनी होगी, तो वो जो मेटल है वो सिर्फ यहाँ पर है, ये अंदर से क्या है खाली है। शेल का मतलब यही होता है। ठीक है, तो अब ये जो ग्रीन पोर्शन है इस पोर्शन को मेल्ट किया गया है और इस सिलेंड्रिकल शेप में उसको बना दिया गया। ठीक है, तो यानी कि ये जो ग्रीन पोर्शन जो मैंने यहाँ पे बनाया वही ग्रीन पोर्शन यहाँ, यानी कि वॉल्यूम ऑफ दिस ग्रीन पोर्शन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो इस ग्रीन पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल शेल बोलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्फीयर होता तो हम यहाँ सीधा लगाते थे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगा लेते क्योंकि मटेरियल तो वही है। ठीक है, अब यहाँ कैसे निकाले हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? यह है वॉल्यूम ऑफ शेल है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ शेल इक्वल्स टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये अगर मैं बड़े वाला r माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, अब छोटे वाला r, यानी कि ये बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम में से ये छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, तो मैंने लिख दिया बड़े वाले के लिए कैपिटल R लिख दिया और छोटे वाले के लिए स्मॉल r लिख दिया। ठीक है, तो अब 4/3 पाई कॉमन, अंदर क्या बच गया? कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई क्या है? 22/7। व्हाट इज r? कैपिटल कितना है? 5, स्मॉल कितना है? 3। तो 4/3 22/7 ये हो जाएगा 125, 5 5 से 25 मल्टीप्लाई 5 25 एंड माइनस 3 3 से 9 9 3 से 27। इसको इसमें से माइनस करेंगे। 15 में से 7 गए 8 एंड 11 में से 2 गए 9। ठीक है, 98 हो गया। नाउ इसको 7 पे कैंसिल कर देते हैं। 7 1 से 7 एंड 7 4 जा 28। ठीक है, नाउ ये हो गया आपके पास 88 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाई 3। ये क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ शेल आ गया। ठीक है, अभी हम इसको फ्रैक्शन में नहीं लेके आते, अभी इसको हम एज इट इज रखते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ शेल। हमने क्या फाइंड करना है? हाइट। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्या है? ग्रीन पोर्शन है, इसी को ही मेल्ट करके ये बना है। तो हम यहाँ पे अब क्या लिख देंगे? डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ शेल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ शेल कितना है? 88 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाई 3। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये डायमीटर है, रेडियस कितना हो जाएगा? इसका हाफ, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। यहाँ 22/7, रेडियस इज 7 इंटू 7 इंटू एच। ठीक है, अब क्या होगा? 7 से 7 कैंसिल, 88 इंटू 14 डिवाइड बाई 3। ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई का, यहाँ के डिवाइड, 22 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ के डिवाइड। इसको कैलकुलेट कर लेंगे और हमारे पास एच आ जाएगा। कैसे करेंगे कैलकुलेट? 2 को करते हैं कैंसिल इससे 4 से, 7 को इससे कैंसिल करते हैं 2 से, कितना हो गया? 8/3। तो 8/3 क्या हो जाएगा आपके पास? आप इसको पॉइंट्स में भी ला सकते हैं और इसको आप फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 3 2 जा 6, 2 बच गए डिवाइड बाई 3। ये आ गई आपके पास हाइट, या आप पॉइंट्स में ला सकते हैं, जैसे कि 3 2 जा 6.66 आता रहेगा। तो हम
तो 3 6 18 आता रहेगा, तो 6 6 6, तो हम इसको 6 7 राउंड ऑफ करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये तो हमने फाइंड कर ली इसकी हाइट। और क्या पूछा है हमसे, और हमसे पूछा गया है ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का, इस सिलेंडर का हमें टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो फिर से यहाँ पे सिलेंडर बना लेते हैं जिसका डायमीटर 14 था, तो रेडियस कितना हो गया था 7 सेंटीमीटर। और इसकी हमने अभी हाइट फाइंड करी है। हाइट कितनी फाइंड करी है हमने 2.67। तो आप पॉइंट्स में लेने की बजाय आप सीधा 8/3 ले सकते हो, ताकि अगर वो कैंसिल होना चाहे तो हो भी सकता है। तो हाइट है इसकी 8/3 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या होता है फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का, एक तो कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर के और नीचे के दोनों का बेस, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH प्लस अपर बेस और लोअर बेस दोनों क्या होते हैं सर्कल होते हैं, और सर्कल का एरिया πr² और 2 है तो 2πr²। इस तरीके से ये टोटल सरफेस एरिया बना है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2πr कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा h प्लस r। अब इसमें हम क्या कर देंगे वैल्यूज पुट कर देंगे, तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7, r की जगह 7, हाइट 8/3 प्लस रेडियस इज अगेन 7। 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 44। अंदर एलसीएम ले लेते हैं 8 प्लस 21, ये हो गया 44 मल्टीप्लाई 29/3। 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 से तो आपके पास आएगा 1276 डिवाइड बाई 3 को हम इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 4 3 2 एंड 3 5 15.3333 चलता रहेगा। अब इसको हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि 5 से कम है, तो इसको 3 3 पर ही छोड़ देंगे, 3 4 नहीं लिखेंगे इसको हम। 6 6 6 को हम 6 7 लिखते हैं, वाई बिकॉज वो 6 जो है वो 5 से ग्रेटर है तो राउंड ऑफ लग जाता है, ये नहीं लगेगा, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 11। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12th क्या कह रहा है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। ये एग्जैक्ट सेम टू सेम आपका जो क्वेश्चन है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10th है, एक्सरसाइज 10.2 का। तो मैं पूरी की पूरी एक्सरसाइज 10.2 का जो लिंक है वो मैं आई बटन पे डाल दूंगी। ऑल्सो इस पूरे चैप्टर का जो लिंक है वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाला हुआ है। क्वेश्चन 10th तो देखेंगे प्लस क्वेश्चन नंबर 9th भी देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ऑल्सो इसके साथ वाला नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये आपका है एग्जाम्पल 2 ऑफ सेम चैप्टर, एग्जाम्पल 2 ऑफ सेम चैप्टर, चैप्टर 10th, ठीक है। ये भी मैंने करवा रखा है। इसके साथ आप एग्जाम्पल प्लीज 3rd भी देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साथ के साथ इन एग्जाम्पल्स की वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये प्लीज ये 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन जरूर देखना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13th, केस स्टडी फर्स्ट। Trigonometry in the form of triangulation forms the basis of navigation. ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्या करती है, वो बेसिस होता है नेविगेशन का, ठीक है, कि हम कैसे कहाँ जा रहे हैं, राइट। चाहे हम लैंड पे हों, चाहे हम सी में हों, चाहे वो एयर में। जीपीएस आजकल बहुत चल रहा है। और रेडियो नेविगेशन सिस्टम हेल्प्स टू लोकेट आवर पोजीशन ऑन अर्थ विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है। हम कहते हैं भाई ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा, क्या फ़ायदा क्या है इसका रियल लाइफ में। भाई जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हम देखते हैं तो यहाँ पर ये कैसे बनती हैं, इनका बेसिस क्या है, इनका बेसिस ट्रिग्नोमेट्री है। हम कहाँ खड़े हैं, हम वहाँ यहाँ से हमने यहाँ पर जाना है, कितने टाइम में हम पहुँचेंगे, क्या होगा, कैसे लगेगा, ये सब ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। आर्किटेक्ट होते हैं वो भी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं, तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री डेली लाइफ में बहुत यूज़ में आती है, ठीक है। सैटेलाइट को हमें कहाँ लोकेट करना है जिसकी वजह से हमें पूरी की पूरा सिस्टम मिल पाएगा, पोजीशन हम निकाल पाएंगे, हर एक चीज़ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होती है, ठीक है। नाउ अ गार्ड स्टेशन एट द टॉप ऑफ 240 मीटर टावर, ठीक है। एक गार्ड जो है वो 240 मीटर टावर के ऊपर खड़ा है। ऑब्जर्व्ड एंड
अनआइडेंटिफाइड बॉट कमिंग टूवर्ड्स इट, उसने एक ऑब्जर्व किया कि भाई ये तो बॉट हमने देखी नहीं, अनआइडेंटिफाइड है, वो उसकी तरफ आ रही है। अ क्लिनोमीटर और इंक्लिनोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरिंग एंगल ऑफ स्लोप्स। तो वो एंगल मेजर करने के लिए क्लिनोमीटर होता है या इंक्लिनोमीटर होता है, ये एंगल को मेजर करता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर उसको पता है कि मैं कितनी दूर ऊपर खड़ा हूँ, 240 मीटर का टावर है, अगर उसने एंगल मेजर कर लिया, ठीक है, तो बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं कि कितनी देर तक पहुंच जाएगा, कितना डिस्टेंस पे मेरे पास है पड़ी हुई है बोट, राइट। द गार्ड यूज द क्लिनोमीटर टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट कमिंग टूवर्ड्स द लाइट हाउस एंड फाउंड इट टू बी 30 डिग्री। तो मान लीजिए यहाँ पे खड़ा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे ये रही बोट, ठीक है, तो उसने इंक्लिनोमीटर से देखा और यहाँ पे जो एंगल बन रहा था, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 30 डिग्री। तो डिप्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये एंगल बन रहा था इसका 30 डिग्री। ठीक है, नाउ अब क्या है, मेक अ लेबल फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। अब हमें ये नहीं, हमें एक्चुअल में फिगर अपनी अकॉर्डिंग बनानी है और कैलकुलेट करना है कि डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर, यानी कि ये अब इससे कितनी दूर है। क्लियर होगी ये बात। एंगल है हमारे पास, कितनी हाइट पे है वो है हमारे पास, अब हमें फाइंड करना है कितनी दूर है। तो इसका ड्रॉ करते हैं इसकी फिगर को। तो जो हमारा टावर है वो है 240 मीटर अबव। तो यहाँ बोट है, ठीक है, बोट से एंगल मेजर किया, कितना आया एंगल, ये आया 30 डिग्री आया एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमें निकालना है कि ये इससे कितनी दूर है। ठीक है, तो टावर को हम ले लेते हैं ए बी, ठीक है, ये मान लेते हैं सी मान लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है और ये ट्रांसवर्सल, अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। इसको मैं मान लेती हूँ ओ। तो यहाँ लिख सकते हैं हम डायरेक्ट एंगल ओ ए सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी 30 डिग्री। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस पैरेलल होती हैं, ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास ये एंगल आ गया, आपको तो ये फाइंड करना है। ठीक है, इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। टावर बिल्कुल परपेंडिकुलरली खड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस में आता है, tan में आता है। कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस किस में आता है, tan में आता है। तो हम लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा, थीटा क्या है 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, बेस क्या है बी सी। tan 30 की वैल्यू आई होप अभी तक आप लोगों ने लर्न कर ली होगी। ए बी 240, बी सी फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 240√3 मीटर। ठीक है, तो इतनी दूर जो है वो बोट है किससे, टावर से। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। फिर क्या कहता है, आफ्टर 10 minutes the guard observed the boat was approaching the tower and its distance from tower reduced to 240√3 - 1 मीटर। ठीक है, गार्ड ने ऑब्जर्व किया 10 मिनट के बाद कि अब जो बोट है ना वो टावर की तरफ आ रही है और अब उसका जो डिस्टेंस है ना वो कम हो गया है, इतना कम हो गया है। ही इमीडिएटली रेज द अलार्म, उसने फटाफट से अलार्म बजा दिया। What was the new angle of depression of the boat from the top of the observation tower? अब हमें डिस्टेंस दे दिया है और अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करना है अब हमें। ठीक है, तो क्या हो गया अब यहाँ पर, तो बोट यहाँ पर थी, 10 मिनट के बाद वो बोट यहाँ पर आ गई। ठीक है, कितना डिस्टेंस कम हो गया, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, उन्होंने बताया है उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 240√3 - 1 मीटर, इतना डिस्टेंस उसने रिड्यूस कर लिया। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि अब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, अब हमें ये फाइंड करना है। पहले हमारे पास ये 30 था, अब हमें टोटल ये फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि ये मतलब कि हम एक्चुअल में ये भी फाइंड कर सकते हैं, बात तो वही है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है, मैं इसको मान लेती हूँ डी पॉइंट। ठीक है, मेरे पास हाइट है और अगर मैं ये बेस निकाल लूँ तो परपेंडिकुलर बाय बेस करके मैं यहाँ से एंगल फाइंड कर सकती हूँ सेम।
राइट। तो मेरे को अब क्या चाहिए, बेस चाहिए, BD चाहिए। BD कैसे निकलेगा, क्या मैं BD को ऐसे लिख सकती हूँ, BC माइनस CD, BC माइनस CD। BC तो हमने अभी ऑलरेडी निकाला है, दैट इज 240√3 माइनस CD हमें ऑलरेडी दिया है कि इतना डिस्टेंस उसने रिड्यूस कर दिया है, तो 240√3 माइनस 1, तो 240√3, अब 240 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 240√3 माइनस माइनस प्लस 240, ये कैंसिल, क्या बच गया 240, तो BD की वैल्यू कितनी आ गई 240 मीटर। अब ये आ चुका है आपके पास 240 मीटर। अब हम क्या लगाएंगे, इन ट्राइंगल ABD क्या लगेगा, इसको हम थीटा मान लेते हैं एंगल को, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज 240 एंड बेस इज ऑल्सो 240, कैंसिल होके क्या आ गया 1, tan थीटा इक्वल्स टू 1। अब याद करिए tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, tan में 45 की वैल्यू 1 होती है, तो हम 1 की जगह tan 45 लिख सकते हैं, तो इक्वेट करेंगे तो थीटा आपके पास कितना आ जाएगा 45, यानी कि ये आपके पास आ गया 45, तो यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कितना होगा 45, तो यहाँ आप लिख सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू 45 डिग्री। दिस इज योर आंसर। तो ये था क्वेश्चन 13th का सेकेंड पार्ट। अब करते हैं हम केस स्टडी 2, क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैम्पल पेपर। पुशअप्स आर फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइजिंग फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ बनाने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है पुशअप्स। दीज आर हेल्पफुल इन ऑलमोस्ट ऑल द स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग एथलीट्स, सभी स्पोर्ट्स में हेल्पफुल होते हैं, एथलीट्स के लिए भी। While the push-up primarily targets the muscles of the chest, arm, shoulder, support required from the other muscles help in toning up of whole body. पुशअप वैसे तो क्या किस पे टारगेट करती है, हमारी मसल्स पे, किसकी मसल्स पे, चेस्ट की, आर्म की, शोल्डर्स पे, ठीक है, और भी हमारी मसल्स को हेल्प करती है टोन अप होने में, यानी कि बॉडी को एकदम से स्ट्रेट टोन अप बनाने के लिए। कौन, पुशअप्स, ठीक है। Nitesh wants to participate in push-up challenge. He can currently make 3000 push-ups in 1 hour. ठीक है, नितेश जो है उसको पार्टिसिपेट करना था पुशअप चैलेंज पे, और वो अभी उसकी क्या पोजीशन है, वो 1 घंटे में 3000 पुशअप्स कर सकता है। बट ही वॉन्ट्स टू अचीव अ टारगेट ऑफ 3900 पुशअप्स इन 1 hour फॉर विच प्रैक्टिसेस रेगुलरली, ठीक है। तो उसको टारगेट अचीव करना 3900 पुशअप्स 1 घंटे में, यानी कि 900 पुशअप्स उसने बढ़ानी है, ठीक है। विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप्स इन 1 hour एज कंपेयर टू द प्रीवियस डे। अब वो क्या, कैसे, जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता है ना, उसने अपने आप में नोटिस करा कि अगर मैं पहले 3000 कर पा रहा था, अगले दिन मैं 3005 और आगे कर पा रहा हूँ, फिर उसने अगले दिन देखा 3010 ऊपर और कर पा रहा हूँ, फिर 3015 और ऊपर कर पा रहा हूँ, यानी कि हर अगले दिन वो 5-5 पुशअप्स अपनी बढ़ाता जा रहा था, अपना स्टेमिना बढ़ाता जा रहा था। इफ 1 day of practice he makes 3000 push-ups and continues to practice regularly till he targets is achieved, keeping the above situation in the mind, answer the following, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है, पहले दिन उसने बढ़ाई 3000, अगले दिन 3005 हो गई, अगले दिन 3010 हो गई, अगले दिन 3015 हो गई, एंड सो ऑन। उसको टारगेट कितने का अचीव करना है, उसको अचीव करना है 3900 का टारगेट अचीव करना है, ठीक है। अब इस सिचुएशन को माइंड में रखते हुए इसका आंसर देना है हमें। फॉर्म एन AP रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे, hence find the minimum number of days he needs to practice before the day his goal is accomplished। तो वो कह रहे हैं कि एक तो इसके AP बनाओ, AP तो हमने ऑलरेडी बना लिया, ठीक है, और फाइंड करो कि कितने दिन में वो अचीव कर लेगा अपना टारगेट, कितने दिन लगेंगे इसको, ठीक है। तो इसको हम करते हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट डे 3000, नेक्स्ट डे 3000 और ऊपर 5 करी, फिर 3010 ऊपर करी, फिर 3015 ऊपर करी, एंड सो ऑन। उसको टारगेट कितना अचीव करा है 3900 तक का। अब उन्होंने पूछा कितने दिन लग जाएंगे उसको, ये था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, पता नहीं कितने दिन लगेंगे। तो नंबर ऑफ डेज निकालने आपको, तो क्या फाइंड करना है आपको, n फाइंड करना है।
और ये लास्ट है, दैट मीन्स AN आपको दे रखा है ऑलरेडी, दैट इज 3900। फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको 3000, D आप निकाल सकते हैं, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5 डेज का है तो D आ गया आपके पास 5। नाउ इनको यूज करते हुए हम क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ डेज फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी पोजीशन पे ये पड़ा हुआ है। तो निकालते हैं, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही फॉर्मूला होता है AP का। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 3900 इज इक्वल टू 3000 प्लस N तो हमें फाइंड करना है, D इज 5, इधर आ जाएगा माइनस में N माइनस 1 इंटू 5, ये हो गया 900, यहाँ 5 मल्टीप्लाई का, यहाँ हो गया डिवाइड का, 5 1 जा 5, 480 इक्वल्स टू N माइनस 1, माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 1, 181। तो उसको कितने दिन लग जाएंगे, 181 डे पे जाकर वो इतनी पुशअप्स, इतने टारगेट अपना अचीव कर पाएगा। बट हमसे पूछा गया था कि नितेश कम से कम कितने दिन पुशअप्स करे ताकि नेक्स्ट डे उसका टारगेट अचीव हो जाए। अब 181 डेज में उसका टारगेट अचीव होगा तो इसका मतलब उसे कम से कम 180 डेज तक प्रैक्टिस करनी होगी ताकि नेक्स्ट डे उसका टारगेट अचीव हो जाए। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय द नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। अब हमें टोटल पुशअप्स फाइंड करनी है कि जब तक वो यहाँ तक पहुंचा उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी पुशअप्स निकाली, ये सब क्या हो जाएगा, इन सब का सम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, अब SN फाइंड करना है। SN इक्वल्स टू N बाई 2 इंटू क्या फॉर्मूला होता है, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो N क्या है, नंबर ऑफ डेज, कितने नंबर ऑफ डेज तक पहुंचा यहाँ पे 181, तो S181 फाइंड करना है आपको। नाउ 2A, A is 3000 प्लस 181 माइनस 1 एंड D कितना है 5, तो ये हो गया 181, ये हो गया 6000 प्लस ये हो गया 180 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा आपके पास 6000 प्लस 0 900 प्लस 6000, ये हो गया 6900। ठीक है, 2 को इसे कैंसिल कर देते हैं, 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा एंड 0। 181 को जब हम 3450 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 624450। इतनी उसको पुशअप्स करनी पड़ेंगी अपना टारगेट अचीव करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट डे से 181 डेज तक टोटल वो इतनी पुशअप्स करेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैम्पल पेपर। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।